आसमानी पहाड़ियों में बादल छाई गए, अब मेरी इजू में के याद आई गए। गढ़ रत्न हमारे श्री नरसिंह नेगी जी जैसी विभूतियाँ बार बार जन्म नहीं लेती हैं सर। आजकल तो सर एक गाने से ही सुपरस्टार हो जा रहे हैं। हम 8-8 गाने गाते थे एक कैसेट में। हाथी को दूध नहीं दिया, सोने को सुगंध, गन्ने को फल नहीं दिया, क्या भूले। और मैंने पवनदीप की मेहनत के लिए रात दिन गाता बहुत अच्छा था मेरा बेटा। सारे गायकों के साथ ढोलक भी बजाई उसने। हमारे स्वर्गीय पप्पू गार्गी जी के साथ ढोलक बजाई, गोविंद खुशी इनके साथ ढोलक बजाता था। गाता नहीं था वो। मैं अंदर ही मैंने बोला बेटा जब तक तू 18-19 साल का नहीं होता मत गा, क्योंकि आवाज़ बदलता है, फट भी जाता है। हे वे शुल पाकी साज वे शुल पाकी साज होने के नाते आपकी क्या और उम्मीद है पवनदीप राजन जी से जो वह पूरा कर पाए? भागी सीताल हरि लगो लंकापति। मैं तो यही कहूँगा कि लोग कहते हैं कि संस्कृति बचाओ, संस्कृति बचाओ। खाली झोड़ा चांचरी छपेली गा देने से संस्कृति नहीं बचती है। उंगली पकड़ के एक एक ताल का सुर कैसे लगाते हैं, क्या है ऐसा, ये मैंने ही उसका किया है। उसको तो परिपक्व बना के इन लोगों के साथ मैंने भेजा। प्यारी जन्मभूमि मेरो पहाड़ा, प्यारी जन्मभूमि मेरो पहाड़ा। भाई नमस्कार प्रणाम, आप देख रहे हैं डिजिटल वाणी। मैं हूं आपके साथ डीजे दीपक जोशी। तो हम अनेक कलाकारों से आपको मिलाते हैं और आज हमारा सौभाग्य है कि हम एक ऐसे शख्स के साथ बैठे हैं जिन्होंने उत्तराखंड संगीत में अपना बहुत बड़ा योगदान दिया है और इनके बेटे को भी आज देश में नहीं पूरी दुनिया में जाना जाता है और उनके गीतों को तो आप सुनते ही होंगे। जी हाँ, आज हम ऐसे व्यक्तित्व से आपका परिचय करवाने वाले हैं जिन्होंने कैसीडों के दौर में एक संघर्ष देखा और उसके बाद सफलता की एक कहानी लिख दी। आज हम एक ऐसे शख्स की कहानी भी आपको बताएंगे जिन्होंने पूरे उत्तराखंड का मान और सम्मान बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। तो स्वागत कीजिए, हमारे साथ हैं पवनदीप राजन के पिता सुरेश राजन, जो कि खुद भी एक बहुत ही प्रसिद्ध उत्तराखंड में सिंगर रहे हैं। कुमाऊनी की बात करें तो विशेषकर कुमाऊनी बहुत सारे गीत गाए हैं। तो राजन जी, आपका तो पहले डिजिटल वाणी में बहुत बहुत स्वागत। कैसे हैं आप? धन्यवाद, बढ़िया हूँ सर जोशी जी, आप कैसे हैं? हम बढ़िया हैं। जब आपसे मिलना हुआ तो आप जैसे लोगों से जब मिलते हैं तो अपने आप में अंदर से एक नई ऊर्जा आ जाती है, बड़ा अच्छा लगता है। तो आप बताइए, सबसे पहले तो चंपावत में आप लोगों का जन्म हुआ, तो किस क्षेत्र में हुए चंपावत में? सर मेरा पैतृक घर वैसे पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट सल्ला सिंगरी है। मैं फिर प्राइवेट स्कूल में टीचर था, तो पवनदीप को लेके नहीं कि मैं परिवार चंपावत बैठ गए, वहीं ज़मीन बनाया। मेरे पवन का बर्थ प्लेस चंपावती है, इसलिए फिर चंपावत के ही स्थायी निवासी हो गए। पहले पिथौरागढ़ और चंपावत एक ही साथ एक ही डिस्ट्रिक्ट था, पिथौरागढ़ ही। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सर, अब मैं जानना चाहता हूँ ये संगीत क्षेत्र में आपका कब, कौन सा दौर रहा होगा, कब की बात रही होगी जब आप इस क्षेत्र में आए होंगे? मैंने 86 पे मेरी पहली कैसेट आई थी, होशिया साली 86 में। वैसे मैं साइंस आर्ट का छात्र हूँ। कहानी बहुत बड़ी लंबी है। वैसे मेरे घर में ये विरासत में ही मिला हुआ है संगीत मुझे। कवित्री देवी जी जो हैं वो मेरी वाइफ की मौसी हैं सगी। हाँ जी हाँ, तो विरासत में ही समझिए, घर से जब से पैदा हुए होश आया तो संगीत सुनते आ रहे हैं। तो इस प्रकार से संगीत का दौर समझिए। फिर कैसेट का ज़माना आया तो मेरे साथ के प्रहलाद मेहरा जी स्वर्गीय वो हैं, सुरेश सुरीला जी हैं, फकीर चंद चिन्याल जी हैं, प्रकाश रावत जी हैं। हम लोग सब साथ के गायक हैं जी। बिल्कुल, उस दौर में यानी कि आप सोचो, जब हम लोग पैदा भी नहीं हुए थे, 1998 में हम पैदा हुए, उससे भी 12 साल पहले से ये कुमाऊनी संगीत गा रहे हैं। सर, तो आपको याद है आपका पहला गीत कौन सा है? जोशी जी, पहला गीत वही बता रहा हूँ। मैं साइंस आर्ट का छात्र। मैंने जब 2.5 साल का था तो मेरी माँ की डेथ हो चुकी थी। मैंने मम्मी आज तक नहीं कहा है। तो मैं बीएससी फाइनल था मेरा। एक लेडीज़ सपने में आई तो मैंने सुबह वो सपना पापा को बताया।
तो उन्होंने बोला कि यार वो तो तेरी मम्मी थी। फिर ऐसी जब मैंने उनका वेशभूषा बताया तो मुझे पता नहीं क्या हुआ, पहला गीत मैंने वही लिखा था। तो तब से इस क्षेत्र में आ गया मैं। साइंस आर्ट का छात्र होने के बाद भी संगीत की तरफ चले गया सर। तो कहानी तो थोड़ा भावुक करने वाली है कि किस तरीके से सपने में आपकी माताजी आती हैं, आप फिर उनकी कहानी लिखते हैं। तो सर कौन सा गीत था वो? जी, पापा से पूछा मम्मी कब मरी थी, तो पापा ने बोला भादो का महीना था, आठवीं चल रही थी। उसी दौरान आकाश में बादल थे, तारे कुछ दिखाई नहीं देते थे, पूरा घनघोर होता है भादों में। तो तब लिखा था मैंने, पूरा माहौल देख के कि 2 लाइन सुनाई दूँ। आसमानी पहाड़ियों में बादल छाई गए, अब मेरी इजू में कै याद आई गए, अब मेरी इजू में कै याद आई गए। जून तब डूबी गई थी, तारा न देखी ना, तारा न देखी ना, मेरी इजू में छाड़ी गए भादो का महीना, भादो का महीना। इजू देख भादो हरी याली छाई गए, अब मेरी इजू में कै याद आई गए, अब मेरी इजू में कै याद आई गए। गाना बहुत लंबा है सर। बिल्कुल बिल्कुल, माँ तो एक ऐसा नाम है जिसके बारे में कुछ कहा ही नहीं जा सकता। वह पूरे अपने आप में एक संसार है। लेकिन फिर भी एक सपना किस तरीके से एक व्यक्ति की ज़िंदगी बदल सकता है, ये सीखने वाली बात है। एक सपना व्यक्ति के जीवन में कितना परिवर्तन ला सकता है, ये बड़ी बात है। आपने कहा आठू चल रही थी, आठू वे जो पिथौरागढ़ में आठू वे मुखौटा वाला प्रोग्राम होता है, हिल जत्रा कहते हैं उसे। और गाँव में आठों के गीत गाए जाते हैं जो। अच्छा, हाँ, तो उसके गीत भी कुछ अलग होते हैं जो हम गीत गाते हैं। जी जी, उससे विधाई अलग होती है। वैसे क्या है, हम इस बारे में, क्योंकि हम जन्मे तो उत्तराखंड में है लेकिन कारणवश बाहर के राज्यों में नौकरीवश गए, लेकिन अब जब आए तो हमें जानने का ये सौभाग्य मिलता है जब आप जैसे लोगों से मिलते हैं। क्या होता है आठू और इसमें किस तरीके से गीत गाए जाते हैं, थोड़ा सा बताएंगे? गौरा देवी की पूजा होती है, वो आते हैं, फिर मायके उनको छोड़ते हैं। आठों पर्व गौरा देवी का हुआ। वैसे बिरुड़ा कहते हैं, बिरुड़ा पंचमी के दिन भिगाए जाते हैं, फिर फल फटकाते हैं। उसके बाद भलौल, भलौल कहते हैं, मलौल तो आपने सुना ही होगा। भलौल भी, भैनी भी, प्लस आठों की विधाएं जिसमें रामायण और महाभारत वगैरह गाई जाती हैं। तो जैसे भलौल का 2 लाइन सुनाता हूँ। भागी सीताल हरि लगो लंकापति, सीताल हरि लगो रावण, सीताल हरि लगो लंकापति, भागी सीत। फिर जैसे घोड़ा गीत होता है उसी प्रकार से पाँव से पाँव कदम मिला के गाया जाता है सर। लगभग होली में भी जैसे मिलाते हैं ढोल के साथ, आठों भी गाई जाती है। जी आठू की जब बात आई तो हमको ये जानने को मिला जिस तरीके से पहाड़ों में होली मनाई जाती है। कुमाऊनी होली तो पूरी दुनिया में फेमस है। होली की बात करें तो ब्रज की लठमार होली हो गई और कुमाऊं की होली हो गई, ये पूरी दुनिया में छाई रहती है। ऐसे ही एक आठू जो त्यौहार होता है, गौरी जी की पूजा की जाती है, सर ने बताया, और उसे भव्य है और इसमें लकड़ी के मुखौटे भी पहने जाते हैं। उसकी बड़ी कोई लंबी कहानी होगी। लेकिन सर मैं अब ये जानना चाहता हूँ, जब आप इस क्षेत्र में आ गए उस दौर में बहुत बड़ा संघर्ष था, कैसीड बनाई जाती थी और बड़ा पैसा आज भी लगता है, लेकिन उस समय पैसा कमाना बड़ा मुश्किल था। किस तरीके से व्यवस्था करते थे आप? जोशी जी, हम लगभग एक कैसेट के लिए 16-17 गाने ले जाते थे दिल्ली। हम सोचते थे हमारा कैसे भी गाना आ जाए, आने जाने का टिकट ही भी मिल जाए। होता ही है, कोई आमदनी उससे होती नहीं थी। और एक कैसेट में 8 गाने सिलेक्ट होते थे। हम लोग लाइव गाते थे। एक को भी खांसी लग गई या शब्द वो हो गया है या फ्लूट वाले ने गलत पीस बजा दिया, कैसे वाले ने गलत कर दिया, तो दोबारा से। आजकल तो सर एक गाने से ही सुपरस्टार हो जा रहे हैं। हम 8-8 गाने गाते थे एक कैसेट में सर। लगभग मेरी 50 कैसेटें हैं। और वो कैसेट घूमते रहती थी, उसमें बीच में रुक नहीं सकते। बिल्कुल नहीं, उसमें रिकॉर्डिंग होंगी तो एक गाना गाया, उसके बाद रेस्ट होता था, फिर दूसरा गाया। फिर युगल गीत में भी अब
फीमेल सिंगर मेरे साथ मीना राणा, हेमा ध्यानी, अनुराधा निराला जी, ज्योति उप्रेती जी, लगभग 17 गायिकाओं ने गा रखा है। कमलेश मिश्रा जी मेरे साथ, मीना बहन तो अभी आई हुई हैं इस कार्यक्रम में, मेरा भी था अभी, वो भी आई हुई हैं। तो ये कहिए कि अभी भी मुझे तो आता जाता तो क्या है जोशी जी, फिर भी इस क्षेत्र में काम करने का है, अपनी जूझाक पहला इस चीज़ को सही तरीके से पेश कर पाएँ तो वही चीज़ है। बिल्कुल, ये लगाव है अपनी संस्कृति से। लेकिन सर मैं ये जानना चाहता हूँ, जब आप ये काम कर रहे थे, आपने कहा कि हम केवल टिकट हमें मिल जाया करता था, तो कभी मन में ये ख्याल आता था यार इससे हमको क्या मिल रहा है, हम क्यों कर रहे हैं? या यूँ कहूँ कि सवाल को बदल के उस समय संगीत बनाने में किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता? सर ये नहीं होता। कबूतरी देवी जी सासू माँ, वो हमारे आकाशवाणी नजीमाबाद लखनऊ से गाती थी, उनसे और गोपाल बाबू गोस्वामी जी के कैसेट सुनते थे हम, कले वजह मुरली भगवती निवास। हम भी गा पाएंगे क्या? घर में एक हमारा पुराना हारमोनियम था, उसमें हम करते गए। आप जैसे लोग मिले जोशी जी, जिन्होंने बोला कि इनका कैसेट होना चाहिए, उन्होंने रामा कैसेट वगैरह उनसे, अब जैसे आपकी पहचान उनसे है तो भाई ये लड़का अच्छा गाता है, आप इन्हें मिला दिया। उन्होंने सुना तो चलो भाई रिकॉर्डिंग करते हैं, कहा, हम आसमान में उड़ गए। फर्स्ट कैसेट तो मैं अपने टिकट से ही गया। उसके बाद हमारे लोहाघाट भैरव दत्त राय जी ने बोला हमारे यहाँ के कलाकार काफ़ी उदास भी हैं, दिल्ली जाके उनको न पैसा मिलता है न कुछ मिलता है, इससे बोला मैं खुद खोलता हूँ। आज भी चौड़ी में भैरव दत्त राय जी ने स्टूडियो खोला है, वहाँ से मेरे 12 कैसेट आए, 12 अट्ठे 96 गाने राय कैसेट से हैं मेरे। तो उनका बहुत बड़ा हाथ है मेरे ऊपर, भैरव दत्त राय जी। बिल्कुल, समझिएगा एक दूसरे का सहयोग कितना महत्वपूर्ण होता है। इससे सीखने वाली बात यह है कि एक दूसरे का जब हम सहयोग करेंगे तभी हम आगे बढ़ सकते हैं, और फिर आगे आने वाली पीढ़ियां हमेशा हमेशा उस चीज़ को याद रखेंगी। ये बहुत बड़ी बात है। तो सर आज के वक्त में और उस वक्त के दौर में कितना कुछ बदल गया, संगीत का रूप स्वरूप, उसके शब्द या जो कुछ भी कहूँ। जैसे जी आज का दौर बदल गया, फैशन बदल गया है, बच्चे कर रहे हैं काफ़ी अच्छा, लोग सुन भी रहे हैं, एंजॉय भी कर रहे हैं। लेकिन मैं तो यही कहूँगा कि लोग कहते हैं कि संस्कृति बचाओ, संस्कृति बचाओ। खाली झोड़ा चांचरी छपेली गा देने से संस्कृति नहीं बचती है। यही गाने भी हम लोग अपने मूल है, जैसे ना कि शब्दावली हमारी कुमाऊनी या गढ़वाली जौनसारी जो भी है उन शब्दों का ही चयन करें। भले ही हमारे टाइम में तो हारमोनियम, ढोलक, तबला, एक चिमटा, ढपली यही देखा हमने, तो उसी में गाया, हुड़क में, मशक बीन। इसके बाद बच्चों को उपलब्ध हैं आजकल के इंस्ट्रूमेंट, तो उसका यूज भी करें, लेकिन साथ में अंग्रेजी शब्द, राजस्थानी शब्द या हिंदी, मातृभाषा के साथ हिंदी हमारी नेशनल भाषा है, लेकिन उस गाने के बीच में वो कम हो तो शायद, भले म्यूजिक आजकल का डालें, ये शब्दावली अपनी पहाड़ी हो, बहुत अच्छा लगेगा। ये मशक बीन की बात की, मशक बीन उस दौर में बहुत ही प्रचलित एक वाद्य यंत्र हुआ करता था। आज के दौर में थोड़ा कम हो रहा है, पहाड़ों में अभी भी आपको शादियों में तक मिल जाता है। लेकिन आज के दौर में जो गीत बन रहे हैं, क्या आपको लगता है इनमें कहीं ना कहीं थोड़ा सा जन मुद्दों की कमी हो रही है? और संगीत एक ऐसा माध्यम है, अगर उसमें जन मुद्दे भी आ जाएं तो वे विकास में बड़ा महत्वपूर्ण योगदान निभा सकते हैं। बिल्कुल सर, जन मुद्दे लोकगीत ही वो होते हैं सर, जो हमारे आस अड़ोस पड़ोस में हमारी दिनचर्या, पर्यावरण वगैरह क्या दिनचर्या है हमारी, उन्हीं के ऊपर घूमे गाने, तो उसे ही लोकगीत कहेंगे हम। इसीलिए वो चीज़ आना ज़रूरी है। बच्चे बहुत विदेशों में तक भी आज हमारे उत्तराखंड के गाने बज रहे हैं, बहुत खुशी हो रही है। लेकिन वो जो गाने बज रहे हैं बहुत अच्छे बज रहे हैं। शब्दावली हो तो, मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि गलत हैं, शब्दावली उसमें पहाड़ी हो तो सोने पर सुहागा, जैसे पापा कहते थे कि हाथी को दूध नहीं दिया, सोने को सुगंध, गन्ने को फल नहीं दिया, क्या भूले भगवान। अगर सर इन्हीं गानों पे हिंदी या अन्य भाषाओं का मिश्रण न करके पहाड़ी शब्द होता तो, जैसे गन्ने का फल कितना मीठा होता, अगर होता तो वैसा मीठा होता। सोना उतना महंगा है सर, सुगंध होती उसमें तो और कितना वो होता। हाथी दूध देता तो ड्रम भर देता। बिल्कुल सही बात है कि नहीं? तो
मतलब सोने पर सुहागा हो जाते। मेरा कहने का मतलब ये है, गाने तो बहुत अच्छी हैं, तब तो दुनिया में आज चल रहे हैं, लेकिन उसमें हमारे ठेठ पहाड़ी शब्दी हूँ तो मैं तो क्योंकि मैं आपकी भावना का बड़ा सम्मान कर रहा हूँ। और लोक गायक, जब आपने कहा कि लोक गायक, लोक क्या है? लोग हमारे अगल बगल के व्यक्तियों के संस्कृति, सभ्यता, सांस्कृतिक परिधान, वेशभूषा, खान पान और वहाँ की समस्याओं को गठजोड़ करके जो एक शब्द बनता है उसे लोक कहा जाता है। आजकल 2 गाने के बाद भी आप लोक गायक लिखते हैं, उसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन लोक गायक वाले कार्य हो तो वो बड़ा अच्छा होगा। अब आती है पवनदीप राजन की। मैंने शुरुआत में कहा था कि एक ऐसे शख्स के पिता हैं तो वो अपने आप में गर्व की अनुभूति अपने आप में हो जाती है जब कोई कहता है कि पवनदीप राजन के पिताजी हैं। पवनदीप राजन के बारे में बताइए कि शुरुआती दौर में उनका किस तरीके से संगीत में आना हुआ, आपने कितना सहयोग किया और कुछ? जी, आपके चैनल के माध्यम से जोशी जी सभी लोगों को प्रणाम करते हुए ये चीज़ बताऊंगा कि अभी तो पवन को कोई कहता मैंने सिखाया, कोई श्रेय सब लेते हैं, सबका आशीर्वाद है उसके ऊपर, मेरे पूरे उत्तराखंड का आशीर्वाद है, देवी देवताओं का आशीर्वाद है। लेकिन मात्र 1.5 साल का था जब वो मेरे घर में, मैं कुमाऊनी गायक हूँ, कैसेट के लिए गाने तैयार करता था, ऐसे कोहनी के बल गिरते हुए चलते हुए आता था, उसके आगे कटोरे रखता था मैं, और ताल पे वो ठीक दादरा ताल पे वो मेरे गाने के रियाज के टाइम बजाता था। मेरे बड़े दादा सतीश राजन जी वो तबला प्ले करते हैं, उन्होंने बोला अपनी गोद में बिठाया, तबले में रखा, तो तबले पे भी उसने बढ़िया ताल बजा दिया। अब मैंने बोला कि ये बच्चा कहीं घबराता तो नहीं है, ज़्यादा आदमी देखे आदमी घबरा भी जाता है, 1.5-2 साल का बच्चा क्या करेगा, घबरा जाएगा ज़्यादा। जितने आदमी देखे ज़्यादा तो और उछल के बजाने लगा वो सही ताल। फिर उसके बाद तो 3 साल का हुआ तो उसने नैनीताल में, आपने अखबारों के माध्यम से देखा होगा, नैनीताल में स्टेज परफॉर्मेंस ही दे दिया। ये जो आप लोगों का आशीर्वाद, देवी देवताओं का आशीर्वाद है, वो कोई भगवान की देन है, नहीं तो इतना बच्चा नहीं कर सकता है वो चीज़। ये ऐसे शुरुआत हुई और मैंने पवनदीप की मेहनत के लिए रात दिन गाता बहुत अच्छा था मेरा बेटा, सारे गायकों के साथ ढोलक भी बजाई उसने, हमारे स्वर्गीय पप्पू गार्गी जी के साथ ढोलक बजाई, गोविंद खुशी इनके साथ ढोलक बजाता था, गाता नहीं था वो। मैं अंदर ही, मैंने बोला बेटा जब तक तू 18-19 साल का नहीं होता मत गा, क्योंकि आवाज़ बदलता है, फट भी जाता है। जैसे ही उसको 18वां साल लगा, मैंने बोला अब गा पवन, सिखाता था घर में सब कुछ, जो कहते हैं गुरु हैं, तो मैं ही असली गुरु हूँ। आज आपके चैनल के माध्यम से बता रहा हूँ एक एक शब्दावली को। तो उसका उस समय वॉइस इंडिया चल रहा था, मैंने बोला दे इंटरव्यू बेटा, चल इंटरव्यू दिया उसको, आप लोगों के आशीर्वाद से जीत के ही लाया उत्तराखंड के लिए। बोला पापा इसमें भी लॉकडाउन चल रहा था, जाऊँ कि नहीं इंडियन आइडल में, मैंने बोला जा और जीत के आना है बेटा। तैयारी कराई सर, जीत के ही लाया। आप लोगों का प्यार, आशीर्वाद, देवी देवताओं का आशीर्वाद था, यही है। माता पिता गुरु देवता ऐसे ही नहीं कहा जाता है, क्योंकि माता पिता एक ऐसी कड़ी होते हैं किसी भी व्यक्ति के जीवन में जो उसे एक सफल बना सकते हैं। जो हम सफलता की सीढ़ी में पहुंचे हुए एक व्यक्ति को देखते हैं और हम भी सोचते हैं कि हम भी वहां होते कितना अच्छा होता, लेकिन वहां जाना इतना आसान नहीं होता। उसके वहां जाने के लिए बड़ा एक लंबा संघर्ष करना पड़ता है और उस संघर्ष में उनके पिता का बड़ा महत्वपूर्ण योगदान होता है। तभी तो जोशी जी वही चैनल के माध्यम में लोग कहते हैं ना भाई उन्होंने इसको सिखाया था, आज वो पवनदीप नाम नहीं लेता, क्यों नहीं लेता है, सबको याद करता, उनके साथ उसने काम किया है। बिल्कुल, उत्तराखंड नाम ले लिया, उत्तराखंड के सभी लोगों का नाम ले लिया, एक माला में सिमोट दिया, एक माला में सिमोट दिया। वो भी अब गोविंद दिगारी जी के साथ उसने ढोलक बजाई। वो भाई उस ताल में बजाना किसने सिखाया घर में, मैं था। वो तो प्रोग्राम में बजाया उसने, जो भी दक्षिणा मिली बच्चे को दे दिया। अब लोग कहें कि जैसे उन्होंने सिखाया उसको, तो क्यों नहीं, उनका आशीर्वाद है, बड़े हैं। लेकिन सिखाने वाली बात जहाँ आती है सर, वो चीज़ मैंने ही उंगली पकड़ के एक एक ताल का सुर कैसे लगाते हैं, क्या है ऐसा, ये मैंने ही उसका किया है। उसको तो परफेक्ट बना के इन लोगों के साथ मैंने भेजा। इनके स्टार नाइट होते थे तो मेरा पवनदीप ढोलक बजाता था, उस काबिल बनाया, तब वो परफॉर्मेंस इनके साथ देता था, ना कि उन्होंने उसे सिखाया, ऐसा नहीं है।
आप ये बताइए, संगीत तो इतना अच्छा गाते हैं पवनदीप राजन, हमारे बड़े भाई हैं, उसकी कोई तारीफ नहीं, लेकिन पढ़ाई में कैसे थे पवनदीप राजन? पवनदीप एकदम जवाहर नवोदय का छात्र है मेरा बेटा, 6वीं के बाद गया, 90 से है, वह भी हमेशा वो मार्क लाता था। अब अपने बच्चे की तारीफ, खेल में भी नंबर 1 पवनदीप, क्रिकेट वो खेले, फुटबॉल वो खेले, जूडो कराटे वो खेला उसने, और ड्राइंग देखोगे, राइटिंग देखोगे, हर चीज़ में डिस्ट्रिक्ट टॉप, स्टेट टॉप किया हुआ है वो, पढ़ाई में भी अव्वल था। आप वही बनते हैं जो आपके घर का परिवेश होता है। कुछ लोग कहते हैं कि मेरा बेटा शराबी बन गया, तो क्या कभी आपने सोचा कि मेरा बेटा शराबी क्यों बन गया? क्योंकि आप खुद शराब पीते हैं तो शराबी बन सकता है, यानी कि मेरा कहने का, अगर कोई ऐसा भी होगा नहीं भी पीता होगा फिर भी बन गया होगा, लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूँ कि आप बच्चों को जिस परिवेश में बचपन से ही रखेंगे, यकीन मानिए आने वाले वक्त में उस परिवेश का बहुत बड़ा योगदान रहेगा। और अगर आप अच्छे परिवेश में बच्चों को रखते हैं तो बच्चों से ये कहने की ज़रूरत आपको कभी नहीं पड़ेगी, नशा मत करना, किसी को गाली मत देना, ये अन्य कुछ, ये मानते हैं आप? बिल्कुल सर, परिवेश का ही मेन होता है। मैं शिक्षा मित्र में सिलेक्शन हो गया था उस समय, कहीं मेरे गांव में ही लग गया था, मैं प्राइवेट स्कूल में था, तो मैंने बोला गांव में जाऊंगा, वहाँ बच्चे मेरे को, उनको वो चीज़ नहीं मिलेगा जो मेरा दिल कह रहा है कि उसको बढ़ाने के लिए, मन से नहीं मिलेगा। 20-25 किलोमीटर तो पैदल जाके गांव में, तो पवन की मैंने फिर चंपावत में ही बिठाया, तो पवन को उस परिवेश में डाला कि रात दिन सोया भी है बच्चा तो 12 बजे रात भी जगाता था, चल पवन ये धुन बनाई है, इसमें बजा ताल जरा। मेहनत का ही फल मिलता है सर। लोग समझते हैं 2 मिनट में इंडियन आइडल बन जाएगा या वॉइस इंडिया बन जाएगा, नहीं होता है सर, एक एक सुर की बारीकी होती है। सर बोर तो नहीं हो रहे हैं? थोड़ा समय और लूँ? बिल्कुल जो जी सर, तो अब हम आगे बातचीत करने से पहले पवनदीप राजन जी का एक सॉन्ग सुनना चाहते हैं, और हमारे दर्शक बातचीत तो हमारी बड़े एंजॉय कर रहे हैं, उन्हें लगता है कि एक पवनदीप राजन जी का गाया हुआ सॉन्ग अगर आप गाएं तो उनका तो सोने में सुहागा हो जाएगा। मेरा बेटा कहीं अमेरिका भी गया, चाहे विदेश में कहीं भी गया, तो प्यारी जन्मभूमि मेरो पहाड़ गाता ही है 2 लाइन। अब पवन जैसा तो मैं कहाँ गाता हूँ, फिर भी प्यारी जन्मभूमि मेरो पहाड़, प्यारी जन्मभूमि मेरो पहाड़, गंगा जमुना छ, गंगा जमुना छ, बद्री केदार, प्यारी जन्मभूमि मेरो पहाड़, प्यारी जन्मभूमि मेरो पहाड़। ये गाना उत्तराखंड की आत्मा में बसा हुआ है। जब हम बाहर जाते हैं, विदेशों में जाते हैं, जब हम वहाँ पर उत्तराखंड को, ये इस गीत को गाते हैं, तो केवल हम गीत नहीं गाते, ये उत्तराखंड की पूरी धरोहर को गाते हैं, पूरे लोगों की भावनाएं उस समय पूरे लोगों को प्रेजेंट कर रहे होते हैं। कुल कहने का आशय ये है, इस गीत को गाना इसलिए महत्वपूर्ण है। तो सर आप ये बताइए, अब इस दौर में आप आज के वक्त में स्टेज शो कर रहे हैं, ये तो कितनी बड़ी बात है, लेकिन पवनदीप राजन आज वहाँ पहुँचे हैं और भी बहुत कुछ करना बाकी रह गया। एक पिता होने के नाते आपकी क्या और उम्मीद है पवनदीप राजन जी से जो वह पूरा कर पाए? खूब मेहनत करे, मेहनत का ही फल मिलता है जोशी जी। जो बच्चा मेहनत करेगा, जब और असफल भी होते हैं, असफलता ही सफलता की कुंजी है भी कहा है ना सर। तो असफल होंगे, गिरेंगे, फिर प्रयत्न करना चाहिए पवनदीप को, और इतना मेहनत करे कि बॉलीवुड में हमारे उत्तराखंड का नाम रोशन करे, क्योंकि लक्ष्य वही होता है सर किसी भी गायक का, उसमें वहाँ जाके काम मिले, खूब फिल्मों में गाने आए। आप लोगों का आशीर्वाद रहा तो वो भी जल्द आएंगे। मेहनत कर रहा है बच्चा, लेकिन नसीब भी साथ में होता है। एक इंडियन आइडल जीत गया, वॉइस इंडिया जीत गया करके नहीं होता है। काम शुरू तो ज़िंदगी वहाँ से होती है सर, उनके उसके बाद कि काम कैसा चल रहा है, आगे काम कैसे करेंगे, आगे बढ़ने के लिए एक बार एक टॉस जीत लिया करके नहीं होता है। ये केवल पवनदीप राजन जी के पिता नहीं चाहते हैं, यह पूरा उत्तराखंड चाहता है कि वह बॉलीवुड में गाएं और खूब नाम कमाएं। तो सर बड़ा अच्छा रहा आपके साथ ये बातचीत, बड़ा आनंद लिया, इतना महत्वपूर्ण समय आपने दिया। लेकिन चलते चलते ये बता जाइए आप हमको कि वर्तमान, आपने तो उस दौर से 1986 के दौर से देखा है, 2025 लग गया,
बड़ा लंबा समय, अर्धशतक मान सकता हूँ। हो गया मैं। 56 हो गए। लेकिन इस संगीत जगत में आज के वक्त में यहाँ की इस संस्कृति को और प्रमोट करने के लिए सरकार द्वारा क्या कुछ किया जाना चाहिए? सरकार बेहतर कर रही है, ये मेला उसका उदाहरण है, लेकिन और ज़्यादा जिससे कि यहाँ के कलाकारों को एक परमानेंट मंच मिले और उन्हें आगे बढ़ने में एक बड़ी सहूलियत हो। सर कलाकार भी बढ़ रहे हैं, बहुत अच्छी सराहना है शासन प्रशासन की। जो ये सरस आजीविका मेला चला है 2025, ये अच्छी पहल है। और जहाँ संस्कृति की बात आती है सर, एक चीज़ सभी लोग गौर से सुना, जो मेरी सोच है, संस्कृति झोड़ा चपेली न्योली गा के नहीं बजती है। हमको इस पर सरकार से भी कुछ नहीं कर सकते, हम अपने घर से शुरू करें। प्रातः का हमारा वंदना क्या होती है, जनेऊ धारण करते हैं तो उसकी क्या होती है। आजकल देखा है शादी ब्याह में बड़े बड़े पंडित जी भी जूते सहित चम्मच से खा ले रहे हैं, धोती पहनते थे। उस चीज़ से शुरू करेंगे कि हमारी क्या था, बहुएं आती थी, घूंघट होता था बड़े के आगे। आजकल बिल्कुल फुरकी बांध भी बन के आ जा रहे हैं। गाना गाने से, न्योली गाने से संस्कृति नहीं बचती है। घर की परवरिश हम वैसी करें कि उठने से लेके पहला जूझा क्या है से लेके शाम होने तक की दिनचर्या बुजुर्गों की कैसी थी, खाना खाते वक्त जल कैसे कर लेते थे, अन्न धरती माँ को कैसे चढ़ाते थे, उस चीज़ को धोती क्यों पहनते थे, उस चीज़ को हम करेंगे तो वही संस्कृति तब बढ़ेगी। ना कि सुरेश राजन, मैंने भी तो गाया अभी, सुरेश राजन आया 2 न्योली गा गया, उससे संस्कृति बचने वाली नहीं है। हमें खुद आगे बढ़ के घर में भट्टिया क्या है, चुड़कानी क्या होती है, पकाएंगे, जब बच्चों को खिलाएंगे तब जानेंगे वो, नहीं तो क्यों उसमें हमको ढालना पड़ेगा सर, अपने से, अपने घर से ढालना पड़ेगा। उत्तराखंड में एक बहुत ही ऐसे कलाकार, उनके बारे में मैं क्या ही कहूँ, मेरे पास शब्द नहीं है, मैं नाम ही ले लेता हूँ। नैननाथ रावल जी हैं। उन्होंने मेरे से कहा कि कलाकारों के पास सबसे बड़ा इश्यू कोई है, समस्या कोई है, तो वह आर्थिक रूप से है, और आर्थिक रूप से जो सम्मान उनको मिलना चाहिए था वह नहीं मिल पाता। बिल्कुल, दादा तो हमारे भीष्म पितामह हैं, गुरुजी हुए, हमारे कबूतरी देवी जी के साथ के हैं, वो प्रणाम है उन्हें, नैननाथा को। वही चीज़ तो कहा सर, कैसेट के लिए मैं गया, आप ही से भी कर्जा मांग के दिल्ली गया, गा के आया, फायदा हुआ होगा, कंपनी को हुआ होगा, जितनी कैसेटें बेची। हर किसी कलाकार के, उत्तराखंड के, आजकल ये भगवान की दुआ से एक चीज़ से बेनिफिट भी है। ये बच्चा एक गाना बना रहा है, यूट्यूब में डाल रहा है, उससे थोड़ा बहुत भी अर्निंग कर रहा है तो कर रहा है। लेकिन हम दूसरे के भरोसे थे, कंपनी वाले टिकट दे दिया उन्होंने, उसी में खुश होते थे हम। तो आर्थिक रूप से वास्तव में रावल जी की बात बिल्कुल सही है कि हर कोई कलाकार आर्थिक रूप से बहुत पीछे है सर। इसके लिए सरकार को कि भाई, जिन्होंने हमारे उत्तराखंड का नाम गानों के जरिए, लोकगीतों के जरिए, वही तो कहा, हमारे अड़ोस पड़ोस की चीज़ें दुनिया में पहुंचाई है कि हमारे यहाँ का रहन सहन ऐसी है, जूझाक पहलाग ऐसी है, खान पान ऐसा है, गानों में ही होती है, पहनावा ऐसा है। तो उन कलाकारों की सुध लेनी चाहिए। सर बहुत लंबा हो रहा है, 2 प्रश्न और लूँगा आपसे, क्योंकि बड़ा अच्छा लग रहा है, क्योंकि बार बार मिलना नहीं होता। ये हम नहीं, हजारों वे लोग मिल रहे हैं जो हमारे देखने वाले हैं। तो कुमाऊं के अनेक कलाकार हैं, ठीक है, बड़ा अच्छा काम किया है, लेकिन गढ़वाल के कलाकारों की जब नाम आता है तो उसमें सबसे प्रमुख नाम आता है नरेंद्र सिंह नेगी। और उनके गानों की चर्चा इसलिए होती है कि वो सरकार के खिलाफ भी कुछ एग्रेसिव होकर गाने के लिए जाने जाते हैं। लेकिन उनकी गायकी आपको कितना प्रभावित करती है? उस तरीके से उनको आदर्श मान के कलाकार क्या कुछ सीख सकते हैं? मैं तो कहता हूँ कि गढ़ रत्न हमारे श्री नरसिंह नेगी जी जैसी विभूतियाँ बार बार जन्म नहीं लेती हैं सर। उनकी सोच, वही तो कहा ना, अड़ोस पड़ोस में क्या हो रहा है, सरकार के प्रति भी लिखते होंगे तो वो चीज़ देखा होगा उन्होंने, तब लिखा होगा। तो वही तो लोकगीत हुए सर। आपने मुझे देखा तभी तो बुलाया कि यार पवनदीप के पापा हैं, मुझे नहीं तो इतनी जनता आई है, हजारों में है, उन्हीं को जो लाते आप। कलाकार वही होता है कि हम ही कहते हैं तिमली का पात क्या होता है, तिमली को पात पकाली भात, भात खाई बर खड़ी नहीं फिर पूछी चीज जात कह रहे हैं। तो अड़ोस पड़ोस का नेगी जी की गायनी तो क्या बताऊं सर, रागों से उनके गाने गाने के लिए तो
बहुत जन्म लेने पड़ते हैं लोगों को, एक एक जो कण लगते हैं मेरे आदर्श हैं। मैं बहुत लीजेंड है हमारे उत्तराखंड के गण रत्न नेगी जी को प्रणाम। प्रणाम उनको गण रत्न नेगी जी को भी डिजिटल वाणी की ओर से। चलते चलते इस गीत का, इस बातचीत का समापन, हाँ नेगी जी के वही कहना चाह रहा था मैं। हाँ, नेगी जी के 2 लाइन उनकी गाई, आखिर मैं उनका 1% भी नहीं गा सकता, फिर भी हे वे शुल पाकी साज वे शुल पाकी साज द्विबचन बाजूल दे मुलुकी रिवाज वे मुलुकी रिवाज। क्या बात है, मेरे पास कुछ शब्द नहीं है। चलते चलते हमारे दर्शकों को पवनदीप राजन के पिता होने के नाते, उत्तराखंड के एक वरिष्ठ लोक कलाकार होने के नाते क्या संदेश देना चाहेंगे, अपनी विचार। प्रणाम जोशी जी, सभी लोगों को प्रणाम। क्या संदेश देता हूँ बाबू, जिसमें जो छोटे हैं बड़े सुन रहे हैं तो सबको प्रणाम, छोटों को भी प्रणाम। जो भी आपका लक्ष्य है, लक्ष्य भेदने के लिए मेहनत करो, मेहनत करके ही इंसान आगे बढ़ता है। ये नहीं कि पवनदीप इंडियन आइडल बन गया तो मैं भी गिटार पकड़ लूँ, बन गया नहीं होता, उसके पीछे लगना पड़ता है। एक एक सुर की बारीकियाँ सीखनी पड़ती हैं। बहुत बड़ा मंच होता है सर वो। सभी लोग मेहनत करें तो भगवान आपको ज़रूर सफल करेगा। खास तौर से हमारे उत्तराखंड के लोग तो 33 कोटि देवी देवताओं का आशीर्वाद होता है हमारे ऊपर, और सयानों का, हमारे बुजुर्गों का आशीर्वाद होता है, तो सफलता ज़रूर मिलती है। खूब मेहनत करो, आगे बढ़ो, भगवान आपको तरक्की दे, खुश रखे। बिल्कुल, करत करत अभ्यासते जड़मती होई सुजान। तो यही हमारे उत्तराखंड की एक विशेषता रही है। यहाँ मेहनत के लिए, इसे मेहनत का राज्य भी कहा जाता है। यहाँ के लोग बड़े मेहनती होते हैं, आप लोग भी बड़े मेहनती हैं जो आपने इतना विस्तार से ध्यान लगा के इस बातचीत को सुना। लेकिन ये मेहनत आगे भी जारी रहेगी आप लोगों की। हम आगे भी अनेक ऐसे कलाकारों से लाते रहेंगे, बातचीत करते रहेंगे, उनके विचारों को आप तक पहुँचाते रहेंगे। लेकिन इस समय के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहें डिजिटल वाणी। नमस्कार, जय हिंद, जय उत्तराखंड, जय भारत, जय पहाड़। बहुत बहुत धन्यवाद।